गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद उत्कर्ष में। आज मैं आपको सीखने के सिद्धांत बताऊंगी। आज मेरी क्लास 2 है। क्लास 1 में मैंने आपको लर्निंग के बेसिक नॉलेज दी थी कि लर्निंग वाकई में होती क्या है। क्लास 2 को समझने के लिए आप क्लास 1 को ज़रूर देखें ताकि आपको सीखने की जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में ठीक ढंग से जानकारी हो सके, क्योंकि जो आपके यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपके रटने से भी काम चल जाएगा। लेकिन जो आपका सी टेट है, सी टेट में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर आते हैं, आपके रटने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको समझना ही होगा। इसी प्रकार से सुपर टेट में भी केवल और केवल सुपर टेट में अंडरस्टैंडिंग और रटने के लिए, मतलब यूपी टेट के बेस पर ही आपका सुपर टेट आता है, तो यहाँ भी आपका रटने से काम चल जाएगा। लेकिन सी टेट के लिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपके स्टार्ट होंगे सीखने के सिद्धांत, जिसमें नंबर 1 है आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत। इससे पिछली कक्षा में हमने थॉर्नडाइक के नियम या थॉर्नडाइक के सीखने के प्रकार पढ़े थे। उनमें से एक क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट में भी अवश्य ही आता है। यहाँ पर हम जो सीखने के सिद्धांत हैं वो मुख्य सिद्धांतों को पढ़ेंगे। नंबर 2 इसमें आपका हम पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत। थर्ड इसमें आपका आएगा स्किनर का सिद्धांत। फोर्थ इसमें आपका आएगा कोहलर का सिद्धांत। फिफ्थ इसमें आपका आएगा हल का सिद्धांत। और 6 इसमें आपका आएगा बेंडूरा का सिद्धांत। इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। पूरी लर्निंग टॉपिक में कम से कम जो आपका यूपी टेट, सी टेट और डीएसएस भी है, इन चारों में मिलाकर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम में आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपका लेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, क्योंकि जितने भी ये सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, सब ने अलग अलग उस पर दिए हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि किसने किस पर प्रयोग किया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूले के आधार पर भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है पास्ता खाकर, या इसको डैश भी आप छोड़ सकते हैं, कूच कर गई बिल्ली। इट मीन्स पास्ता खाया और बिल्ली अपने घर चली गई। तो पासे मतलब हो गया आपका पावलोव, और पावलोव ने किस पर किया था, कुत्ते पर। तो एक तो हमारे निकल के आया, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया, कुत्ते पर। सेकंड है स,
यानी कि स्किनर। और स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे पर, कभी कभी कई बार किताबों में कबूतर भी देखने को मिलता है। दोनों पे बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है, चूहे पर भी और कबूतर पे। थर्ड हमारा आता है इसमें थॉर्नडाइक, जिसकी अभी हम बात करेंगे, जिसको हम सबसे पहले सीखेंगे। और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है वो क्या है, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है वो क्या है, बिल्ली पर। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, सभी ने इन पशुओं को भूखा रखा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है कि भूखा चूहा, भूखा या कुत्ता, बिल्ली और चूहा, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो भी प्रयोग इन्होंने किया है वो हमेशा भूखे पर किया है। ठीक है। अभी हमने बताया कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत किस पर दिया था, बिल्ली पर। जब इनको हम कई बार दोहराएंगे और फॉर्मूले को दोहराएंगे तो ये हमें अपने आप ही याद हो जाएंगे। रटने की हमें कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, बस इसको बार बार हमें रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। और थॉर्नडाइक ने अपनी सीखने के नियम में बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ें किस में रहेंगी, उपयोग में रहेंगी। और यदि उपयोग में रहेंगी तो हम उन्हें याद करते चले जाएंगे, वो हमें स्वतः ही कंठस्थ हो जाएंगे, हमें उन्हें याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि इंटर कॉलेज में जब हम जाते हैं स्टार्टिंग में, या फर्स्ट क्लास में भी जब हम एडमिशन लेते हैं, तो उस समय पर प्रेयर होती है। तो प्रेयर क्या कभी हमने याद की, कभी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे हम डेली चूँकि उसको बार बार दोहराते हैं और वो हमें अपने आप ही याद हो जाती है, उसी प्रकार से हमें पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने की आवश्यकता है, वो भी समझकर उसको दोहराते रहेंगे तो हमें अपने आप ही याद हो जाएगी। तो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम था प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत, या थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। यानी व्यक्ति या पशु जो भी सीखता है वो अपनी गलतियाँ कर करके ही सीखता है। पहले गलती करेगा फिर उसको सही करेगा। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ हम सीखते हैं प्रयास से और भूल से सीखते चले जाते हैं। जो थॉर्नडाइक थे हमारे, ये यूएसए के निवासी थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो यूएसए अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट कौन थे ये, जाने माने व्यवहारवादी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक कौन थे, व्यवहारवादी। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवादी थे, संरचनावादी थे, संज्ञानात्मकवादी थे या कौन से थे। तो उनमें हमें ध्यान रखना है कि थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवादी थे। ठीक है। तो उन्होंने प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर, और बिल्ली के साथ उद्दीपन के तौर पर इन्होंने लिया था उद्दीपन, स्टिमुलस, वो लिया था मांस का टुकड़ा या मछली। कई बार इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किसका इस्तेमाल किया। तो आप ध्यान रखेंगे मछली या मांस का टुकड़ा। अब जब उद्दीपन एक शब्द आया है तो ये जानकारी हमारे मन में एक उत्सुकता जागृत हुई होगी कि उद्दीपन किसे कहते हैं। तो उद्दीपन वह है जो हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कार्य
करने की क्षमता को बढ़ा देना, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। और इनके प्रयोग में स्टिमुलस का काम किसने किया है? मांस के टुकड़े ने। अब ये जानना चाहेंगे कैसे? तो कैसे जानने के लिए हमें इनके प्रयोग को एक बार जानना और समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रयोग में क्या किया इन्होंने? एक पिंजरे में के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया। एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। और पिंजरे में एक दरवाज़ा था, जो यहाँ पर एक बटन था, उसको दबाने से वह दरवाज़ा खुल जाता था। उस बटन को दबाने से वह दरवाज़ा खुल जाता था और बिल्ली जो बाहर रखा भोजन है, जो हमारा क्या है, या तो मांस का टुकड़ा है या मछली है, उसको उठाकर बिल्ली खा लेती थी। और ये क्या है उसके लिए? बिल्ली के लिए उद्दीपन। ठीक है, तो इसको पाने के लिए बिल्ली ने क्या किया? चूंकि दरवाज़ा तो बंद है, जब तक यहाँ दबेगा नहीं, जब तक ये प्राप्त नहीं होगा, बिल्ली ने, जब भूखी थी चूंकि बिल्ली, तो बिल्ली ने हाथ पैर मारना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, अपने हाथ पैर मारना। जब भोजन की खुशबू उसकी नाक में गई तो उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। नाम ही है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो उसने प्रयास किए, चारों तरफ दौड़ी वो, और उसने एक दिन सहसा उसका पैर किस पर लगा? इस बटन पर लगा, और बटन पर लगने से दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद बिल्ली ने भोजन को प्राप्त किया और वह संतुष्ट हो गई। लेकिन उसके लिए जब यहाँ वहाँ पैर मारे, वो एक्टिविटी क्या कहलाई उसकी? जो उसने पैर मारे हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहेंगे हम अनुक्रिया। इट मीन्स ये आपके हो गए रेस्पॉन्स। तो बिल्ली ने पहले क्या की? बिल्ली ने अनुक्रियाएं की। अनुक्रियाएं करने के बाद में उद्दीपन। तो पहले, लेकिन अनुक्रिया करने से पहले उसने क्या देखा था? भोजन। और भोजन को देखकर उसने अनुक्रियाएं करनी शुरू की, क्योंकि भोजन को वो प्राप्त करना चाहती थी भूखी होने के कारण। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। और अनुक्रिया को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो इन दोनों के बीच, एस और आर यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड स्थापित हो गया। एस और आर यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड स्थापित हो गया। इस बॉन्ड को स्थापित होने को ही संबंध, या इस संबंध को ही साहचर्य कहा गया। जो थॉर्नडाइक के सहायक नियम थे, उनमें जो 5वां नियम था वो यही था, साहचर्य का नियम। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जो संबंध स्थापित हुआ, उस संबंध को ही इन्होंने साहचर्य कहा। और इस बॉन्ड को स्थापित होने के कारण ही इनके सिद्धांत का एक अन्य नाम भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड थ्योरी या बंद सिद्धांत। अभी देखिए यहाँ पर एक नाम और निकल के आया है, क्योंकि बिल्ली ने बहुत सारी अनुक्रियाएं करी हैं। एक नाम और निकल गया है, एस और आर यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया। ये दोनों भी तो हैं। इसी आधार पर इसको स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, या इसको उद्दीपन अनुक्रिया का
सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम निकल के आ गए। अब यहाँ पर वापस हम देखें तो क्या हुआ, बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास करे। जब बिल्ली लगातार काफ़ी समय तक यही कार्य करती रही तो वो धीरे धीरे समझ गई, कुछ प्रयासों के बाद में समझ गई कि यहाँ पे जब मेरा पैर पड़ता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पर जब मेरा पैर पड़ता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। और कुछ दिनों बाद बिल्ली सीधे ही इस बटन को दबाती थी और भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो उसने सीखने के लिए, यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए और दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करी, यानी कि बहु अनुक्रियाएं करी। जो सहायक नियम में पहला नियम था थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा अनुक्रियाएं थी, इधर उधर की अनुक्रियाएं थी जिससे उसे कोई लाभ नहीं होने वाला था, उन अनुक्रियाओं को वो छोड़ती चली गई और सीधे बटन दबाती थी और भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इसी आधार पर इनके सिद्धांत को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या ट्रायल व एरर का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद इसके शैक्षिक महत्व आते हैं। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। कई बार क्वेश्चन आता है किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको यदि हम बार बार प्रयास कराते हैं तो उसके बाद वे आसानी से सीख जाते हैं। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए और आपके अभ्यास के लिए तो है ही। अभ्यास मीन्स मैथ या जिस भी सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है वहाँ पर, तो अभ्यास के लिए भी उपयोगी। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आपका आता है, पहला सिद्धांत हमने बताया था आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत, और दूसरा बताया था हमने आपको पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत, जो फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था उसमें देखकर बताइए जरा कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था। हाँ, वेरी गुड। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। और जितने भी पशु इन्होंने इस्तेमाल किए थे साइकोलॉजिस्ट ने, वो सारे के सारे पावलोव अपना सिद्धांत कुत्ते पर दिया था। और इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, पावलोव का कई बार नाम पूछ लेते हैं तो इनका पूरा नाम आईपी पावलोव भी लिख देते हैं, आईपी पावलोव। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा आईपी से, कि आईपी सुनकर कि हमने तो पावलोव पढ़ा है, आईपी नहीं पढ़ा है। तो आईपी पावलोव भी इन्हीं का पूरा नाम है। आईपी पावलोव एक शरीर शास्त्री थे, जाने माने शरीर शास्त्री, जिन्होंने अपना कार्य पाचन क्रिया पर किया। और पाचन क्रिया पर कार्य करने के उपरांत सन 1904 में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस साइकोलॉजिस्ट को नोबल पुरस्कार दिया गया। तो नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? आईपी पावलोव को।
या पावलोव, एक ही बात है। किस सन में दिया गया है? सन 1904 में। एक क्वेश्चन ये बना, किस आधार पर दिया गया था? पाचन क्रिया पर। कैसे शास्त्री थे ये? शरीर शास्त्री। इन्होंने पाचन क्रिया के ऊपर कार्य किया था। उस कार्य के बाद इन्होंने अपनी सलाइवा, जो हमारी लार निकलती है, इन्होंने ये बताया कि हमारी लार केवल जरूर नहीं है, थॉर्नडाइक ने जैसे कहा कि बिल्ली ने भोजन को कब प्राप्त किया? देखने के पश्चात। इन्होंने कहा यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब हम देखेंगे तभी कार्य करेंगे, हम उस कार्य को बिना देखे भी कर सकते हैं। हमारे सामने बस वैसी कंडीशन उपस्थित या कंडीशन ऐसी अप्लाई होनी चाहिए, चाहे वस्तु हमारे सामने है या नहीं है, तो भी हम वैसा ही कार्य करेंगे। जैसे किसी भी खाने की वस्तु का यदि हमारे सामने नाम आ जाएगा तो हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है। पानी मतलब सिलाइवा, सिलाइवा मतलब लार। तो खाने को देखकर मुंह में लार आना या कुत्ते के भोजन को देखकर मुंह में लार आना, यही जो क्रिया थी यही इनकी कहलाई अनुकूलित। यानी इन्होंने एक कंडीशन अप्लाई करी और उस कंडीशन से भी कुत्ते के मुंह में या मानव के मुंह में पानी आना शुरू हो गया, केवल नाम लेने से ही, केवल नाम लेने से ही। तो अब इनका प्रयोग कैसे देखते हैं। जो इन्होंने कुत्ते को लिया था वो कुत्ता भी कैसी अवस्था में था? निष्क्रिय अवस्था में। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। जो थॉर्नडाइक की बिल्ली और स्किनर का चूहा था वो दोनों एक्टिव अवस्था में थे, यानी सक्रिय अवस्था में, लेकिन पावलोव का जो कुत्ता था निष्क्रिय अवस्था में। इन्होंने कुत्ते को एक एपरेटस के अंतर्गत बांध दिया, ठीक है। इन्होंने कुत्ते को एक एपरेटस में, एक उपकरण में इस प्रकार से बांध दिया कि वो हिल डुल नहीं सकता था। इस प्रकार से बांध दिया कि वह बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता था, और उसकी गर्दन में ऑपरेशन करके जो उसकी सलाइवा वाली नली थी उसमें एक कांच की नली को स्थापित कर दिया कि भोजन को देखकर जो भी लार आएगी वो भी कलेक्ट हो जाएगी। और यदि कुत्ता भोजन को नहीं देखता है, नाम सुनता है या उसके जैसा कोई सिग्नल स्थापित होता है, उसके आधार पर भी जो भी लार इकट्ठी होगी वो उस ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो इन्होंने बस यह बताना चाहे कि चाहे वस्तु सामने हो या ना हो, प्रतिक्रिया हमारी वही होती है जो वस्तु सामने है तब भी, और यदि वस्तु सामने नहीं है तो भी। तो इन्होंने 3 स्टेप में अपना प्रयोग कंप्लीट किया। फर्स्ट स्टेप में, बल्कि स्टेप बताने से पहले मैं इनके जो इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं हार्ड, उन वर्ड्स को भी क्लियर कर देना ज़रूरी समझूंगी। तो आपकी जो 3 स्टेप है इनकी वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जिसमें नंबर फर्स्ट वर्ड यूज़ किया है इन्होंने UCR। UCR मीन्स हो गया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। UCR का मतलब हो गया आपका अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, मीन्स हो गया आपका स्वाभाविक अनुक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हिंदी में तो स्वाभाविक लिख रही है लेकिन इंग्लिश में अनकंडीशनल लिख रही है। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं है कि इसकी इंग्लिश या हिंदी है। अनकंडीशनल का मतलब है यहाँ पर उन्होंने कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की, यहाँ पर कोई भी उन्होंने कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो उसको इन्होंने कहा है अनकंडीशनल। नेक्स्ट इसमें वर्ड आता है आपका UR। इट मीन्स ये यहाँ पर UCS है और ये यहाँ पर आएगा आपका
स्टिमुलस, और ये यहाँ पर आएगा आपका उद्दीपक, सॉरी उद्दीपन या उद्दीपक एक ही बात है, उद्दीपन हो या उद्दीपक एक ही बात है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है यू आर, तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो ये आपका हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि हम सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, गलत हमारा वो भी नहीं था, बस वो हमने पहले लिख दिया था, लेकिन ये हमें पहले लिखना था स्टिमुलस और रेस्पॉन्स हमारा बाद में, क्योंकि जब तक हमारे पास में स्टिमुलस नहीं होगा हम उद्दीपन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका आता है सी आर। सी आर का मतलब हो गया सी एस, कंडीशनल, स्टिमुलस। ए स्वाभाविक स्वाभाविक उद्दीपन। ये सिर्फ अभी हम वर्ड्स समझ रहे हैं, इनका यूज़ कैसे करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका है सी आर। सी आर वही हो गया कंडीशनल रेस्पॉन्स, मीन्स अ स्वाभाविक अनुक्रिया। अभी सिर्फ हम उनकी शब्दावली सीख रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं। शब्दावली को जान लेंगे तो जहाँ पर इनका प्रयोग हुआ हम उसको आसानी से सीख लेंगे, हमारा कन्फ्यूजन उस समय पर नहीं होगा। इसलिए आपको शब्दावली पहले बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा इसको अनानुबंधित उद्दीपन, इसको अनानुबंधित अनुक्रिया, और इसको अनुबंधित उद्दीपन, और इसको अनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो 3 स्टेप में ये पावलोव ने अपना प्रयोग पूरा किया है उनको अब हम देखते हैं। हमने 4 चीज़ें इस्तेमाल करी थी, कौन कौन सी थी? यू सी एस, यू सी आर और सी एस और सी आर, सी एस और सी आर। UCS मीन्स हो गया भोजन, और भोजन क्या है यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप, उद्दीपन। भोजन यहाँ पर किसका काम कर रहा है? हमारे उद्दीपन का। तो जैसे ही कुत्ते ने, जो बंधा हुआ है और भूखा है, जैसे ही उसने भोजन को देखा तो उसके मुख से नेचुरल क्रिया होगी, और वो कौन सी होगी? यू सी आर, यू सी आर। यू सी आर का मतलब हो गया हमारा लार का गिरना। तो कुत्ते का चूंकि भूखा था, भोजन को देखकर नेचुरल सी क्रिया होगी लार का गिरना। जब भी हमें भूख लगी होगी और हम खाने की कोई भी चीज़ देखेंगे तो स्वाभाविक है हमारे मुंह में पानी पानी सा आने लगता है, और उस पानी को ही हम सलाइवा या लार कहते हैं। लार गिरने लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि नहीं गिर रही, गिरती जरूर है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमारी नहीं गिरेगी, तो आप महसूस करके देख लीजिए। अगर आप सोच भी लेते हैं इस बारे में तो आपकी तुरंत ही सलाइवा आनी माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो इसकी फर्स्ट स्टेप थी। पहली स्टेप में सिर्फ उसने क्या करा? कुत्ते को भोजन दिखाया, और भोजन देखने के बाद में उसके मुंह से लार गिरने लगी। फिर सेकंड स्टेप ने उसने क्या किया? पहले घंटी की आवाज़ यानी घंटी बजाई, और 10 से 15 सेकंड का मैक्सिमम डिफरेंस रहा होगा। जैसे ही घंटी बजाई तुरंत भोजन दिया, घंटी बजाते ही घंटी बजाई भोजन दिया, और कुत्ते के मुंह से क्या निकली? लार गिरने लगी, लार का
गिरना। मीन्स क्या हो गया अगर हम इसे देखें इसी फॉर्मूले से, जो शब्दावली हम आपको बता चुके हैं। घंटे की आवाज़ क्या हो गई, कंडीशनिंग है, कंडीशन अप्लाई हो गई, तो ये हमारी होगी CS यानी कंडीशन स्टिमुलस। भोजन हमारा क्या है, UCS, ये हम लिख भी चुके हैं, तो ये हमारा होगा UCS। और भोजन को देखकर क्रिया हो रही है तो कैसी हो रही है, UCR, यानी कि अनकंडीशनल स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है अभी स्टिमुलस को देखकर। तो ये वाली जो अनुक्रिया है ये पावलोव ने कुत्ते के सामने बार बार प्रेजेंट करी, बहुत बार प्रेजेंट करी। घंटी बजाई, भोजन दिया, लार का गिरना शुरू हो गया और उसे कांच की नली में वो एकत्रित करते रहे। थर्ड स्टेप में क्या करा पावलोव ने, पहले चूँकि घंटी बजा रहा था फिर भोजन दे रहा था, तो उसने पहले वही किया, घंटी की आवाज़, मीन्स क्या हुआ, CS, और भोजन, जो भोजन दे रहा था वो भोजन नहीं दिया। घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। जब एक क्रिया हमारे साथ बार बार हो रही है, घंटी बजाने पे हमें भोजन मिल रहा है, तो कुत्ते के भी कान खड़े हो गए। केवल घंटी की आवाज़ से ही उसकी लार गिरनी शुरू हो गई, वो हमारी क्या कहलाई, CR। इट मीन्स लार का गिरना। और लार का गिरना कैसा रहा, ये स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन उन्होंने संबंध किसके साथ स्थापित किया, CS का UCR के साथ। CS का UCR के साथ। भाई उन्होंने यही तो कहा था कि कंडीशन अप्लाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि वस्तु हमारे सामने हो, बल्कि वस्तु यदि हमारे सामने नहीं है तो भी हमारे साथ में वही क्रिया होगी। तो केवल घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ते के साथ लार का गिरना शुरू हो गया। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, या इनके सिद्धांत को टाइप S या टाइप S का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो इनका सिद्धांत है वो स्टिमुलस पर आधारित है। ठीक है, तो केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार गिरनी शुरू हो गई। ऐसे ही केवल गोलगप्पे की जैसे ही हम बात सुनते हैं, या पिज्ज़ा या बर्गर की जैसे ही हम बात सुनते हैं, उनके नाम से ही लार का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा इंटर कॉलेज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो PTI टीचर होते हैं, केवल PTI के टीचर का नाम सुनते ही अगर ये कह दिया जाए कि PTI के टीचर आ रहे हैं, तो उनके नाम से ही हम अपनी अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। क्या कारण है, वो केवल और केवल पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। सांप का बीन की धुन पर नाचना, कई बार क्वेश्चन आता है, सांप का बीन की धुन पर नाचना। तो सांप जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हमने तो ये नहीं पढ़ा है, या हमने पढ़ा है नहीं, क्योंकि ये केवल और केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो सांप का बीन की धुन पर नाचना, वहाँ भी कंडीशन, बीन बजेगी तो वो नाचेगा, उसको ऐसा पहले सिखाया गया है। ना कि ये जो कहा जाता है ना कि बस बीन बजेगी और सांप नाचने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसको सिखाया जाता है। वरना जहाँ भी बीन बजे वहाँ तो बहुत सारे सांप आ जाएंगे। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है, नहीं ना। डीजे पे बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें, नागिन डांस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आज तक कभी कोई सांप वहाँ पर नहीं आया। कारण क्योंकि वहाँ पर उसे ऐसा नहीं सिखाया गया है। तो
किस पर डिपेंड करता है हमारे ये आदत बल। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो पावलोव का सिद्धांत आदत बल का निर्माण करता है। या कहो हमें सुधारता है, सही गलत का अंतर समझाता है। कई बार गर्मियों में बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। अगर वो वही टाइम ले लें 2 से 3 बजे के आसपास में, बार बार घंटी बजाएं और भाग जाएं, तो क्या होगा, हम 1-2 बार तो जाके देखेंगे, फिर हम देखेंगे तो इस समय पर बच्चे आते हैं और घंटी बजा कर चले जाते हैं, तो हम दरवाज़ा खोलने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर भी हमारे पावलोव के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आपका है, लेकिन इसी पे आधारित एक सिद्धांत और भी है जो किसने दिया है, वाटसन ने। बिल्कुल पावलोव के सिद्धांत पर ही आधारित है, जो किसने दिया है, वाटसन ने। ठीक है, और वाटसन ने ये प्रयोग जो है किस पर किया था, अपने बच्चे पर किया था। वाटसन ने ये प्रयोग अपने बच्चे पर किया था। उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को एक रुई का गोला दे दिया था। अपने बच्चे को रुई का गोला दिया और जैसे ही बच्चा रुई के गोले को पकड़ता था या सॉफ्ट चीज़ को पकड़ता था, तुरंत ही एक बहुत गंदी सी आवाज़ आती थी जिससे बच्चा डर जाता था और रुई के गोले को छोड़ देता था। तो कुछ प्रयासों के बाद यह देखा गया कि धीरे धीरे बच्चे ने रुई के गोले को या सॉफ्ट चीज़ को पकड़ना ही छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, बच्चे के अंदर भी आदत बल का निर्माण हो गया। ठीक है, इससे आगे इसी के अंतर्गत पावलोव से और वाटसन के सिद्धांत से आधारित एक क्वेश्चन बनते हैं जिस पर सामान्यीकरण से संबंधित, और इसका क्वेश्चन भी अधिकतर आपका CTET में पूछा जाता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी कौन सी होगी, क्लास 3rd होगी, उसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे निकल कर आते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।